हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के 120 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। वीडियो को अलग अलग पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ईजिली समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इसको क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी किस प्रकार की राशि है? व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज डिस्टेंस? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से जो डिस्टेंस होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी को क्या कहते हैं? एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। इनमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैंने ऊपर बताया था कि जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? When an object cover equal distance in equal interval of time, what motion is called? तो जब कोई ऐसा सवाल आ जाए कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चाल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम? अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में कवर्ड होता है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? व्हाट रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें वेलोसिटी भी चेंज होगी। जब ऐसे वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। तो बचा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम न्यूटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम एक न्यूटन कहते हैं, इसी चीज़ को हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? तो ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो बचा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये तभी एक्ट करता है जब ये किसी के कॉन्टैक्ट में आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? यहाँ पर हमको बताना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता? द वर्क डन बाय द विच फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ? कौन सी फोर्स है जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स है जिनका जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी है? एक तो होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इस तरीके की फोर्स हैं कि इनका जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप यहाँ से यहाँ पर वर्क डन कर लो, चाहे आप सीधे चले जाओ, चाहे आप इधर से घूम के आ जाओ, तो वर्क डन जो है वो सेम ही आएगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स किस टाइप की फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है या कॉन्टैक्ट फोर्स है या ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों? तो एक चीज तो हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है और कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो हमें समझ आता है कि कॉन्टैक्ट में आएगी तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि ये पाथ पर डिपेंड करेगा, इसका जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड? इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मास। इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए इज रिलेटेड टू विच न्यूटन्स लॉ? जो फॉर्मूला है ये F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन्स के किस लॉ से आया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है, दूसरे नियम से आया है, सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच न्यूटन्स लॉ? जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो न्यूटन के किस लॉ पर बेस्ड होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ पर बेस्ड होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये देखते ही पता चलना चाहिए कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कौन सा लॉ होगा? थर्ड लॉ। न्यूटन का कौन सा लॉ होगा? थर्ड लॉ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? इस तरीके के सवाल आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये जो नियम दिया ये न्यूटन बाबा ने दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है कि केपलर का पहला नियम क्या कहलाता है? व्हाट डज केपलर फर्स्ट लॉ स्टेट? एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। प्लैनेट्स मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट या प्लैनेट्स फॉल इनटू द सन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। केपलर का पहला नियम कहता है कि प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, केपलर के दूसरे नियम के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसकी गति क्या होती है। जब कोई प्लैनेट सूर्य के पास होता है तो उसकी जो प्लैनेट की स्पीड है वो कैसी हो जाती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज हो जाती है। जब कोई प्लैनेट सूर्य के पास रहेगा तो उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी मैक्सिमम ऑन द अर्थ। जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, अर्थ पर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एट द पोल्स। पोल्स पर जो है जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है। जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी जो है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु का कौन सा गुण स्थान बदलने पर नहीं बदलता। जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो चेंज नहीं होने की। मास ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मास हो जाएगा। मास जो है चेंज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, वजन वेट निकालने का सूत्र क्या है। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। याद भी रख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट के। एक बार फॉर्मूला बता देता हूं मैं। फोर्स इज इक्वल टू G m1m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जी पर भी डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास पर भी डिपेंड करेगी और डिस्टेंस के स्क्वायर पर भी डिपेंड करेगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य वर्क का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई यूनिट वर्क की हो जाएगी जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। तो इस बात को आपको याद ही रखना है। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए डायनमो और जनरेटर कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम विच टू फ्रॉम विच। डायनमो या जनरेटर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करेगा या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, साउंड टू इलेक्ट्रिकल या लाइट टू इलेक्ट्रिकल। तो जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर कर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत मोटर ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करती है। हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल मोटर ट्रांसफॉर्म एनर्जी। जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्म करेगा और जो हमारी मोटर होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदलता है। ए माइक्रोफोन कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू विच एनर्जी। जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य विद्युत बल्ब में फिलामेंट का मुख्य तत्व कौन सा होता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टंजस्टन मेटल का बना होता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस मेटल से बना होता है, टंजस्टन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम कहते हैं पावर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या है। पावर का एसआई मात्रक है, पावर की जो एसआई यूनिट है वो होगी वाट, WATT वाट।
ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? व्हाट कॉजेज साउंड टू बी प्रोड्यूस? साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपन। वाइब्रेशन की वजह से ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स? साउंड वेव्स किस तरह की वेव्स हैं? मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? इन विच मीडियम कैन साउंड वेव्स नॉट ट्रेवल? एक बार ऑप्शंस देखते हैं। साउंड सॉलिड में ट्रेवल कर लेंगी, लिक्विड में भी, गैस में भी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी है? व्हाट इज द ऑडिएबल रेंज फॉर ह्यूमंस? तो इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा बी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो भी इंसान है वो सुन सकता है, इसके बाहर नहीं सुन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी को बताती है। 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अगर आवाज़ कम है तो उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक के नाम से जानते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से आवाज़ कम है तो उसको हम कहेंगे इंफ्रासोनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसको हम अल्ट्रासोनिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए चिकित्सा में किस तकनीक का उपयोग होता है? व्हाट टेक्निक इज यूज्ड मेडिकली टू मॉनिटर फेटल डेवलपमेंट? एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड टेक्निक का हम इस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्वनि के परावर्तन से उत्पन्न होने वाली पुनरावर्त ध्वनि को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिपीटेड साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से जो दोबारा आवाज आती है उसको हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गूंजने वाली आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सोनार में आमतौर पर किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? विच वेव्स आर कॉमनली यूज्ड इन सोनार? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपसी और सीधी इमेज फॉर्म करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच का संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस? तो प्लेन मिरर में क्या होता है? जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उतनी ही इतनी इमेज डिस्टेंस होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, एम्बुलेंस गाड़ी पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? ऑप्शंस देखते हैं। फॉर डिजाइन के लिए, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन के लिए, या पीछे से आने वाली ड्राइवर को रियर व्यू मिरर में सही दिखे इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच मिरर कन्वर्ज लाइट रे टू ए पॉइंट? ऐसे कौन से मिरर हैं जो कि लाइट रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। इस तरीके के होते हैं, जैसे लाइट आई यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, इस तरीके से पैरेलल रेज आएंगी, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? विच मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज अ साइड मिरर इन व्हीकल?
व्हीकल्स में जो साइड मिरर यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इमेज को छोटी बनाता है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज को छोटी बनाता है, इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसे कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का आधा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का ट्वाइस। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2f। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल 52 क्वेश्चंस को कवर कर पाए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इन सवालों को अच्छे से याद करिए और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।